जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। तो आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो जो आज की क्लास में जो हम कुछ क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे जो कि DSSS के लिए, नॉटसेट के लिए, हमारे जो राजस्थान सीएचओ है, एमपी सीएचओ है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। बारी-बारी हम क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, उसके चारों पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। आपको बस समझना है और कोई भी चीज़ आपके लिए नई है तो प्लीज़ उसको डिक्टेट करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द कॉमन साइट फॉर द लंबर पंक्चर इज़ इन अडल्ट। क्वेश्चन यहाँ पे लंबर पंक्चर का पूछा गया है कि लंबर पंक्चर के अंदर कौन-सी साइट को यूज़ किया जाता है? तो लंबर पंक्चर के अंदर बच्चों किस साइट का यूज़ करते हैं? सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सर लंबर पंक्चर क्या होता है? भैया किसी भी साइट को जानने से पहले, उसके अंदर घुसने से पहले आपको उसके बाहर का ढाँचा पता होना चाहिए कि लंबर पंक्चर क्या है और क्यों करते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर लंबर जो पंक्चर होता है, इसको हम एलपी के नाम से जानते हैं, एलपी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म और इसको स्पाइनल टैप के नाम से भी हम जानते हैं। कि सर कैसे जानते हैं? कि सर इसको स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं और इसको लंबर पंक्चर के नाम से भी जानते हैं। आपको यहाँ पे कि ये कि सर क्या होता है कि एक सर ये क्या होता है इन्वेस्टिगेशन होता है। एक क्या होता है बच्चों इन्वेस्टिगेशन होता है जो किसके अंदर किया जाता है किसको जांचने के लिए करते हैं कि सर इसको हम करते हैं मेनिंजाइटिस को पता लगाने के लिए। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि सर एक डिजीज कंडीशन होती है कि सर एक डिजीज कंडीशन होती है हम कह सकते हैं इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है जो कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिल जाता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है मेनिंजाइटिस जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा होता है आइटिस लगा होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। होता है या नहीं होता बच्चों? कि सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आइटिस जो वर्ड होता है इसका मतलब इन्फ्लामेशन। तो भैया यहाँ पे मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज मेनिनजीज। अब भैया सर मेनिनजीज क्या होती हैं कि सर मेनिनजीज जो होती हैं वो ब्रेन की कवरिंग होती हैं कि सर ब्रेन की कवरिंग होती हैं ब्रेन को कवर करने वाली ब्रेन की लेयर्स होती हैं उनको ही हम कहते हैं मेनिनजीज। जो इंटरनल जो ब्रेन होता है ना बच्चों हमारा उसकी कवरिंग्स होती हैं कुछ 3 कवरिंग्स होती हैं वो आप डिटेल में पढ़ोगे जब मेनिंजाइटिस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेनिंजाइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज होता है और मेनिंजीज जो होती हैं वो ब्रेन की कवरिंग होती है। उसको जाँचने के लिए या किसी भी इन्फेक्शन को जाँचने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन से रिलेटेड है, उसको जाँचने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका नाम है लंबर पंक्चर। तो लंबर पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट के बारे में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट अडल्ट के अंदर क्या होगी, ठीक है? तो लंबर पंक्चर के बारे में आपको पता लगा कि लंबर पंक्चर क्या है इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं, ठीक है? कि सर लंबर जो पंक्चर आपने कर दिया, लंबर पंक्चर के अंदर कुछ खास बातें हैं वो आपको लिखा देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ जो है वो खास बात होने वाली है। कि आपने एक तो देखा कि सर इसको स्पाइनल टैप के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कि सर दूसरी बात क्या होती है? एक दूसरी बात अगर मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ कि जो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है, कि सर इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, वो दोनों के अंदर अलग-अलग होती है। कि सर एक तो होती है अडल्ट के अंदर अलग होती है और सर चाइल्ड के अंदर अलग होती है। कि सर अडल्ट के अंदर जो होती है वो कितनी होती है बच्चों? वो कितनी होती है? L3 टू L4 जो होती है वो किसके अंदर होती है? हमारे अडल्ट के अंदर देखी जाती है। L3 टू L4 हमारे अडल्ट के अंदर देखते हैं और चाइल्ड के अंदर हम L4 टू L5 देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? L4 टू L5 हम बच्चों के अंदर देखी जाती है। यह आपको मोस्ट कॉमन साइट के बारे में पता लगा कि सर मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? तो कौन-सी होती है अडल्ट के अंदर कि सर L3 टू L4 होती है और बच्चों के अंदर L4 टू L5 होती है। क्या कौन-सा आंसर आपका सही है कि सर फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर कि सर जिसका भी बी आंसर है, उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। कि लंबर पंक्चर के अंदर हम ऐसा क्या करते हैं कि सर लंबर पंक्चर के अंदर हम क्या करते हैं पेशेंट के लंबर लीजन के अंदर हम क्या करते हैं एक निडल को घुसाते हैं और निडल को घुसाने के बाद वहां से एक फ्लूइड होता है सीएसएफ नाम का
वहां पे सीएसएफ नाम का एक फ्लूइड होता है, जिसका मतलब होता है, सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब भी आप सीएसएफ के बारे में पढ़ोगे, मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा इस चीजों के बारे में। तो आपको क्या किया कि वहां से आपको सीएसएफ को निकालना है और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर सर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो पोजीशन देते हैं कि सर लंबर पंक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट होती है सर उसकी पोजीशन, कि आपको लंबर रीजन को देखना है। लंबर रीजन कहाँ होता है सभी को पता है, हमारी बैक में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर वर्टिब्रास होती हैं, उनके अंदर क्या होता है उसको देखने के लिए हमें सी शेप पोजीशन देनी होती है। सी शेप पोजीशन आप गूगल पे डाल के देखना, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा सी शेप पोजीशन कैसी होती है। आगे बात समझ में? दूसरी बात अगर मैं आपसे करूँ कि सर आफ्टर आफ्टर एलपी मतलब लंबर पंक्चर आपको कौन सी पोजीशन देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सुपाइन कौन सी देनी है, सुपाइन या फ्लैट पोजीशन देनी है, लेकिन विदाउट पिल्लो, विदाउट, उसको आपको मना कर देना है कि भैया तकिया नहीं लगाना है। तकिया लगाओगे तो आपको क्या हो सकता है, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है हेडेक। और आपको अगर तकिया लगाना है तो आपको हेडेक का सामना करना पड़ेगा, सीवियर हेडेक होता है बच्चों इसके अंदर। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात करी। और सुपाइन पोजीशन जो देते हैं ना, फ्लैट पोजीशन विदाउट पिल्लो जो पोजीशन देते हैं, लगभग इसको 12 से 14 घंटे तक मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 12 से 14 घंटे तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत ही स्टेराइल प्रोसीजर है और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। ये सिर्फ डॉक्टर करते हैं, हम हमारा काम ये नहीं होता है। ये जो एनेस्थीसिया एसआर होते हैं और हम कह सकते हैं जो आईसीयू के अंदर जो कंसल्टेंट होते हैं या एसआर जो होते हैं, वो इस काम को क्या करते हैं, डन करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? तो आपने क्या देखा यहाँ से, मैंने 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने आपको बताया कि किसके लिए करते हैं, कि सर यहाँ पे मेनिंजिस को देखने के लिए करते हैं मोस्ट कॉमनली। इसको दूसरे नाम से स्पाइनल टैप के नाम से जानते हैं कि बिल्कुल सर मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है कि सर अडल्ट के अंदर तो कितनी होती है, L3 टू L4 होती है, और बच्चों के अंदर L4 टू L5 यहाँ पे देखने को मिलती है। पोजीशन की हमने यहाँ पे बात करी, हमने यहाँ पे मोस्ट कॉमन किसकी बात करी, लंबर पंक्चर की। यहाँ पे आफ्टर हमने बात करी, पोजीशन की हमने बात करी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करी। कि सर एक चीज़ और होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कि सर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कि लंबर पंक्चर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी जब भी बड़ा होता है पेशेंट का, जब भी पेशेंट का आईसीपी बढ़ता है सर, आईसीपी का मतलब क्या होता है कि इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब क्या है बच्चों, कि सर इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब होता है कि हमारी क्रेनियल जो कैविटी होती है जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है उसका प्रेशर बढ़ जाना, और उस प्रेशर को मेंटेन करने का कौन काम, वो प्रेशर कौन लगाता है, तो ये जो प्रेशर होता है बच्चों वो कौन लगाता है, वो सीएसएफ फ्लूइड लगाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लगाता है। और इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 7 to 15 mm ऑफ एच होता है। अगर इसको मैं दूसरे CmH2O के अंदर बात करूं तो 10 से 21 CmH2O होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? यहाँ तक कि आपको जो रामायण है वो समझ में आ गई है लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग। मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, हमने कॉन्ट्रा इंडिकेट की बात करी। अगर यहाँ से आप बात करते हो कि सर मोस्ट कॉमन जो कैनुला साइज होती है वो कौन सी होती है, निडल जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो 20 नंबर की कर सकते हैं या 22 नंबर की कर सकते हैं, 20 नंबर की कर सकते हैं या 22 नंबर की कर सकते हैं। अगर आप 20 नंबर की यूज़ करते हो तो येलो कलर होता है उसका, येलो कलर की होती है। अगर आप 22 नंबर की यूज करते हो तो ब्लैक कलर की होती है। क्या उसके बारे में समझ में आया लंबर पंक्चर के बारे में? लंबर पंक्चर के बारे में मैं एक डिटेल में क्लास और दे दूंगा आपको, तो वहां से भी उसको समझ में आ जाएगा। डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग। यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाने वाला है लंबर पंक्चर से। आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर
टर्म एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज रेफर्स टू, भैया मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि जिसकी वर्ड के पीछे क्या लगा होता है, सिंथेसिस लगा होता है, सिंथेसिस लगा होता है उसका मतलब होता है एस्पायरेशन, उसका मतलब होता है एस्पायरेशन की भैया कहीं ना कहीं से हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को एस्पायरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल का मतलब होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से निकालना फ्लूइड को क्या कहलाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे ढूंढो कौन सी चीज है। मैंने आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन बता दिया है, पूरी की पूरी चीज बता दी है, हिंट भी दे दी है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर समझना है और उसको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहला आपका ए ऑप्शन क्या कहता है कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, कि सर एब्डोमेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और थोरैक्स कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ये तो कोई तुक बड़ी बात नहीं हुई कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है इसका मतलब पैरासिंथेसिस का मतलब इन्फ्लामेशन तो नहीं होता। कि सर आइटिस हमें दिया होता, अगर हम कहते हैं कि सर पेरिटोनाइटिस हमें दिया हुआ होता, पेरिटोनाइटिस, कि सर अगर आइटिस होता किसी भी वर्ड के पीछे तो हम मानते कि सर इन्फ्लामेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर एब्डोमिनल का पहला आपको, एब्डोमिनल का अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस, उसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पे ये एक सवाल भी हमारा गलत हो गया है, पहला हमारा जो आंसर था वो गलत हो गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि पंक्चर, पंक्चर इनटू द प्लूरल कैविटी, भैया प्लूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है, कि सर लंग्स को कवरिंग होती है, कि लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर जो कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो यहाँ पे लंग्स की बात भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एब्डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लंग्स की बात भी नहीं कर रहे हैं। एंड क्या कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन की पंक्चर इनटू द प्लूरल कैविटी एंड दे आर मूविंग द प्लूरल, दे आर मूविंग द प्लूरल फ्लूइड और एयर। जब भी आपने देखा होगा, जब मैंने आपको चेस्ट ट्यूब पढ़ाई थी फंडामेंटल के अंदर, चेस्ट ट्यूब का जब हमने लेक्चर आपको पढ़ाया था, तो चेस्ट ट्यूब के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि चेस्ट ट्यूब जब भी हम डालते हैं पेशेंट को, तो कब डालते हैं, वहां से फ्लूइड और एयर को निकालने के लिए हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं। और चेस्ट ट्यूब कहाँ डालते हैं, हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर डालते हैं। कि यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड या एयर भर जाती है, ताकि जिससे क्या होता है, देखो ये हमारे कुछ कह सकते हैं कि ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। आपको नहीं जाना है मेरे डायग्राम के ऊपर, नहीं जाना है, ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारे नीचे डायफ्राम है, ठीक है। अब इसके ऊपर कैविटी होती है, इसके ऊपर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये हमारा प्लूरल स्पेस है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्लूरल स्पेस है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। एक लिमिट में होता है, लिमिट इसकी होती है लेस देन 50 ml, लेस देन 50 ml, 50 ml से ज्यादा होते ही ये क्या करता है, ये क्या काम करेगा बच्चों, कि सर ये तो इसका इंक्रीज लेवल बढ़ने लगेगा, इंक्रीज लेवल बढ़ेगा तो इसकी जो राम कहानी है, इसको जो लंग्स है इसको क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। कि भैया जब कंप्रेस हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और सांस लेने में जब तकलीफ आएगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, और न्यूमोथोरैक्स आपको देखने को मिलता है। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कि एयर इसके अंदर भर जाएगी, इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। अगर इसके अंदर फ्लूइड भरता है, अगर इसके अंदर फ्लूइड भरता है तो उसको बोलते हैं हीमोथोरैक्स, सॉरी हाइड्रोथोरैक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोथोरैक्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोरैक्स। अगर इसके अंदर एयर भरती है, अगर इसके अंदर एयर भर जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। अगर सपोज दैट इसके अंदर ब्लड का कलेक्शन हो गया है, कि भैया ब्लड, इंटरनल ब्लड ब्लीड हो रहा है पेशेंट और ब्लड का कलेक्शन हो गया है इन केस, तो उसको बोलते हैं हीमोथोरैक्स। कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी सिंपल चीजें हैं नर्सिंग के अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर पस भर गया है तो उसको बोलते हैं पायोथोरैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए, बहुत बढ़िया। चलिए, कि सर आपने बताया कि सर लंबर पंक्चर प्लूरल कैविटी का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कि सर यहाँ पे जब भी ऐसा होता है तो हम इसके अंदर चेस्ट ट्यूब डालते हैं, पैरासिंथेसिस नहीं करते हैं, इसके अंदर हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं, ठीक है। तीसरा, ये भी हमारा गलत हो गया। कि सर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, भैया ये क्या कह रहा है, ये हमें मिल गया
कि पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होती है, हमारे एब्डोमेन को घेरे हुए होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिससे फ्लूइड आपको पेरिटोनियम डिस्टेंशन आपको देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलता है। उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, वहां से फ्लूइड को निकालना होता है, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, पेरिटोनियल पैरासिंथेसिस, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? शाबाश। एस्पिरेशन ऑफ सीएसएफ फ्रॉम द लंबर रीजन। क्वेश्चन डी नंबर क्या कहता है कि एस्पिरेशन फ्रॉम द लंबर रीजन से आपको सीएसएफ निकालना है। सर आपने अभी अभी बताया है, इसका मतलब होता है लंबर पंक्चर, कि लंबर के लिए इसका मतलब होता है लंबर पंक्चर, कि सीएसएफ का एस्पिरेशन करना लंबर रीजन से क्या कहलाता है, लंबर पंक्चर कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चारों का मतलब समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि which size of IV cannula is used for the standard IV fluid and clear IV fluid medications। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात करी गई है कि जो वॉट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर मोस्ट कॉमन साइज ऑफ कैनुला पूछा गया है कि जनरली हम अडल्ट के अंदर कौन सा कैनुला का यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर किसी भी चाइल्ड, यहाँ पर अडल्ट की बात नहीं करी गई है, तो आपको सिर्फ क्या समझना है कि पेशेंट क्या है, अडल्ट है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो कितने नंबर का करते हैं बच्चों, क्या करते हैं कि 20 नंबर का कैनुला यूज करते हैं, जो कि पिंक कलर का होता है, जो कि पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पे आपको 20 नंबर ढूंढना है, तो 18 से 20 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितना नंबर उसका कम होता जाता है उतनी ही उसकी मोटी निडल होती जाती है। ठीक है। अब 22 से 24 होता है, ये चिल्ड्रंस के अंदर करते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर यूज किया जाता है, और इसका कोई कैनुला होता ही नहीं है। और ये जो कैनुला होते हैं ये हमारे इमरजेंसी विशेष पे यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रांसफ्यूज करना है तो उस केस में हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इनको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर हमें यहाँ पे क्या बताइए, आप कलर कोडिंग के हिसाब से बता दीजिए, तो मेरी आपको फुल डिटेल क्लास देखनी है, वहाँ से फुल डिटेल क्लास के अंदर मैंने कलर कोडिंग के बारे में बता रखा है, तो आपको वहाँ से देख लेना है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है कि ओरल जो मेडिकेशंस होती हैं कैन नॉट बी गिवन टू द क्लाइंट हैविंग। अगर किसी पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डायरिया है, डिसेंट्री है, उसको हम ओरल मेडिकेशन नहीं दे सकते। ऐसे कौन सा पेशेंट है जिसको हम ओरल मेडिकेशन अलाउ नहीं करेंगे, ओरल मेडिसिन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, नहीं देंगे? कि सिंपल सा आंसर है इसका, कुछ आपको करना नहीं है। देखो डिसेंट्री का मतलब होता है ब्लड एंड म्यूकस स्टेन्ड स्टूल, कि भैया स्टूल के अंदर आपको ब्लड देखने को मिल रहा है या ब्लडी स्टूल देखने को मिल रहा है, और म्यूकस उसके साथ आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपको कहना है डिसेंट्री। एक होती है मिलेना, एक होती है मेलेना टर्म। इसके अंदर क्या होता है कि डार्क रेड कलर का आपको स्टूल देखने को मिलता है, डार्क रेड कलर का, या फिर ऑकल्ट ब्लड आपको देखने को मिलता है इन स्टूल के अंदर। स्टूल के अंदर कैसा ब्लड आपको देखने को मिलता है बच्चों? रेड कलर का, या फिर ऑकल्ट ब्लड, छुपा हुआ ब्लड। ऑकल्ट का मतलब होता है छिपा हुआ ब्लड आपको देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि सर बहुत बढ़िया। कि सर डायरिया क्या है, कि सर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर डायरिया अगर हो रखा है, तो उनको ऑरल मेडिकेशंस का तो कुछ नहीं है, कि भाई मुंह में तो कुछ नहीं है उनके, मुंह में तो कुछ नहीं है, डायरिया तो हो रखा है, कोई बात नहीं, डायरिया के अंदर मेडिकेशन का यूज करते हैं हम। कि सर बिल्कुल करते हैं, स्पोरोलेक्स एजे देते हैं पेशेंट को, देते हैं नहीं देते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, हम देते हैं। कि सर इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं किसको, ऑरल मेडिकेशंस को। तो डायरिया किसे बोलते हैं कि सर मोर देन 3 times इन ए डे, एक दिन के अंदर 3 बार स्टूल पास करना, उसको कहते हैं डायरिया। कि सर एब्डोमिनल का डिस्टेंशन हो रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गैस भरी हुई है, कि इसके अंदर क्या है बच्चों, गैस है।
एसिडिटी अगर किसी पेशेंट को हो रही है, क्या हम उसको ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे? सर बिल्कुल खाते हैं हम, पेंटॉप वगैरह, ओमेसडी वगैरह हम खाते हैं, जब हमें गैस लगती है। तो गैस जो कंडीशन होती है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन करती है कुछ, ठीक है? ये बात भी करेक्ट इनकरेक्ट है कि सर इनके अंदर तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग का मन कर रहा है या वॉमिटिंग हो रही है और आपने उसको ओरल मेडिकेशन दे दी कि भैया ये दवाई खा ले, तो उस जो दवाई के अंदर वॉमिटिंग जब होगी तो दवाई भी उसके साथ स्प्लिट आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो उसका कोई पर्पस जो है, आपका जो मेडिकेशन देने का पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन के अंदर आपका जो मेडिकेशन का पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जब पर्पस कंप्लीट नहीं होगा तो जो जिस चीज़ के लिए आपने वो मेडिकेशन दी है वो कंप्लीट नहीं होगी। और उस कंडीशन के अंदर आपको बिल्कुल भी मेडिकेशन नहीं देनी होती है। किसके अंदर? जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपका पेशेंट क्या कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, तो आपको ओरल मेडिकेशंस को अलाउ नहीं करना है। क्या मेरी बात आपको तक पहुँच गई, समझ में आ गई? कि सर अगर हम उसको ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे तो कौन-सी मेडिकेशन देंगे? भैया आईवी आप दे सकते हो। क्या दे सकते हैं? आईवी आप दे सकते हो, आईएम आप दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी रूट्स हैं तो आप उनसे ज़रिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि सर रेक्टल टेम्परेचर लेते समय अगर रेक्टल टेम्परेचर हम कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं? रेक्टल टेम्परेचर अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हो क्या आप? नहीं ले सकते ना, तो बहुत बढ़िया बात है कि सर ओरल टेम्परेचर कहाँ से नहीं ले सकते? कि सर ओरल टेम्परेचर जब आप मुँह से लेते हो, ओरल टेम्परेचर कहाँ से लेते हो? कि मुँह से लेते हो, मुँह में के अंदर क्या रखते हो? थर्मामीटर रखते हो, 3 से 5 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर आप रीडिंग जो होती है उसका वो अपन चार्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर किसी पेशेंट को नॉज़िया वोमिटिंग की कंडीशन है, नॉज़िया वोमिटिंग की कंडीशन है तो उन पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्या? ओरल टेम्परेचर। उनके अंदर कैसे लोगे आप? उनके अंदर भी आप नहीं ले सकते। कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर तो आपको क्रैक करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चों जो कि कॉमन सेंस से ही होते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस आपको यूज़ कर लेना है, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। आगे आपको बात समझ में यहाँ तक कि बहुत बढ़िया। देखो पोजीशन यूज्ड टू द टेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर। अभी हम रेक्टल टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर का क्वेश्चन आ गया है। आपको क्या करना है? कॉमन सेंस का यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोजीशंस के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई भी दुविधा आपको नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ आपके माइंड में प्रोसीजर को छाप लेना है कि सर पोजीशन कौन सी यूज़ करेंगे? रेक्टल टेम्परेचर। अगर रेक्टल टेम्परेचर के अंदर आपको यूज़ करना है, रेक्टम से करोगे। अगर क्या सीधा बंदा लेटा हुआ है तो आप कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? बेड के नीचे घुस के करोगे? कि सर बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। क्या प्रोन पोजीशन के अंदर कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं लेकिन प्रोन पोजीशन हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उल्टा हमें नहीं करना। प्रोन का मतलब होता है उल्टा, कि पेशेंट को उल्टा लिटा दो। दूसरी बात बची कि सर लेफ्ट लेटरल करेंगे या राइट लेटरल करेंगे? देखो, यहाँ पे ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। यहाँ पे ये बी एंड डी जो है दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, लेकिन आपको प्रेफर जो करना है वो आपको कौन-सा करना है बच्चों? आपको प्रेफर जो करना है वो कौन-सा करना है? लेफ्ट लेटरल करना है। कौन-सा करना है? लेफ्ट लेटरल करना है। हमेशा आप लेटरल पोज़ीशन में आप कर सकते हो रेक्टल टेम्परेचर का यूज़। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है? ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए। आपको प्रायोरिटी पे किसको देना है? लेफ्ट लेटरल को देना है। कि सर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ होता है? कि किसके अंदर होता है बताएँगे? कि अगर किसी पेशेंट को मैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात नहीं करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कहाँ से नहीं ले सकते हैं, कि किन केस में नहीं ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉट यूज्ड इन केस ऑफ डायरिया, ठीक है? वेरिकोस वेन अगर वहाँ पे क्या हो रखा है हेमोरॉइड्स अगर हो रखे हैं या फिर वेरिकोस वेन अगर हो रखी है, डायरिया हो रखा है, पाइल्स हो रखी हैं किसी पेशेंट को या फिर हम कह सकते हैं कि रेक्टल ब्लीडिंग है, रेक्टल ब्लीडिंग है या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स है या किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर भी हमें क्या नहीं करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कार्डियक पेशेंट के अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? अगर क्वेश्चन आता है कि रेक्टल टेम्परेचर का किन पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करना है, तो आपको इनका याद ज़रूर रखना है। मैंने फुल डिटेल में क्लास आपको दे रखी है। गो एंड वॉच लाइव सेशन में जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल के में, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी टेम्परेचर के रिगार्डिंग। चौथी या 5वीं क्लास होगी मेरी, तो वहाँ से आप देख सकते हो।
अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर कार्डियक पेशेंट के अंदर क्यों नहीं करते हैं? एक कार्डियक पेशेंट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि सभी पेशेंट के अंदर एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है। कौन-सी होती है बच्चों? 10th क्रेनियल नर्व होती है। इसका क्या होता है कि ये सर रेक्टम के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रेक्टम के अंदर पाई जाती है। अगर किसी पेशेंट को सपोज़ दैट कार्डियक की प्रॉब्लम पहले से ही है, ये क्या करता है? जनरली हम बात करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि आपने रेक्टम के अंदर किसी थर्मामीटर को आपने इंसर्ट किया। क्या किया? आपने इंसर्ट किया और इंसर्ट करते ही क्या करता है कि ये क्या करता है कि सर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का काम करता है, कि सर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जब ये स्टिमुलेट होती है तो अगर नॉर्मल पेशेंट है तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी पेशेंट को क्या है, किसी पेशेंट को अगर पहले से ही कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर ये क्या करता है कि सर ब्रेडिकार्डिया कर देता है। क्या कर देता है? ब्रेडिकार्डिया शुरू कर देता है। इसीलिए इसका हम कार्डियक पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो उसके अंदर हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहता है कि साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी आर, कि साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, डिगॉक्सिन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का ज़्यादा आपको नहीं समझना है। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में लेक्चर देने वाला हूँ, तो उसको आपको देखना है। आपको सिर्फ इतना सा मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। डिगॉक्सिन जो यूज़ होती है वो क्या होती है? डिगॉक्सिन का काम क्या होता है बच्चों? डिगॉक्सिन हम सीएचएफ के अंदर करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर क्या करता है, सोडियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। सेल के अंदर सोडियम लेवल को इंक्रीज़ कर देता है और कैल्शियम लेवल को घटा के कहाँ पहुँचा देता है? हार्ट के अंदर पहुँचा देता है। सेल से कम कर देगा और हार्ट के अंदर पहुँचाएगा और हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आपको जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं मैं आपको एक पूरा लेक्चर इसके बारे में देंगे, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करता हूँ कि सर एनोरेक्सिया, नोज़िया एंड वोमिटिंग हेडेक, ये जितने भी साइन्स होते हैं ये किसी भी ड्रग के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल टिक करना है आँख बंद करके। अगर आप पे कुछ नहीं आता तो सिर्फ एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोज़िया आप लिख सकते हो। हर ड्रग का यही फंडा होता है। आगे बात समझ में कि सर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोकैलेमिया क्यों कोच करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि सर क्या करता है, सोडियम को सेल के अंदर बढ़ाने का काम करता है। तो सेल के अंदर कौन पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम को बाहर निकाल देगा तो हाइपोकैलेमिया कॉज होगा या नहीं होगा? कि सर ब्रेडिकार्डिया भी इसके साथ साथ कॉज होता है। आगे बात समझ में कि सर यहाँ पे ब्लड विजन भी आपको देखने को मिलता है। जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो बंदे की आंखों से क्या हो जाता है, जो पेशेंट की आंखें हैं एकदम ब्लड हो जाती हैं, डबल डबल उसको देखने को मिलता है। डिप्लोपिया, डबल विजन होना, येलो ग्रीन हैलोस आपको देखने को मिलते हैं, येलो ग्रीन आपको लाइट्स देखने को मिलती है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। उस पेशेंट को लगता है, ओरिएंट नहीं रहता है, वो मैं कहाँ आ गया, मैं कौन से अस्पताल में हूँ, मेरा नाम क्या है? उस समय वो डिसओरिएंट हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने अभी टैबलेट ली है या नहीं ली है, बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस हो जाती हैं। इस कंडीशन के मैं आपसे बात करता हूँ, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाने वाला है।